be left R module. Then we denote and define. Let's write it. Then हम लिखेंगे इस तरीके से, डेफिनेशन भी साथ ही है, we denote and define. देखिए हम ये करने लगे हैं कि m के वो तमाम एलिमेंट्स जो कि टॉर्शन एलिमेंट्स हैं, Tm दिस इज इक्वल टू x belonging to m such that ax is equal to 0 for some a belonging to r जो कि नॉन ज़ीरो है, यानी कि मॉड्यूल m के तमाम टॉर्शन एलिमेंट्स का सेट, दैट इज Tm. कभी ऐसा होता है कि किसी मॉड्यूल के जो टॉर्शन एलिमेंट्स हैं उसमें ज़ीरो के अलावा और कुछ नहीं होता, तो लेट्स डिफाइन दैट एज वेल. डेफिनेशन, let R be an integral domain and M be a left R module such that, इस तरह से कि अगर आप M के टॉर्शन एलिमेंट्स का सेट बनाएं तो सिर्फ इसमें ज़ीरो एलिमेंट ही आए. ऐसा अगर हो तो देन वी से दैट M इज़ टॉर्शन फ्री. और बड़ी आसान सी बात है इसको अंडरस्टैंड करना. टॉर्शन फ्री इनके ऐसा मॉड्यूल जिसमें ज़ीरो के अलावा कोई और टॉर्शन एलिमेंट ना हो. लेट्स हैव अ प्रोपोजिशन. let R be an integral domain and M be left R module. Then Tm, M के वो एलिमेंट्स जो कि टॉर्शनल एलिमेंट्स हैं उनका सेट इज़ सब मॉड्यूल ऑफ, दिस इज सब मॉड्यूल ऑफ M. तो ये M का सब मॉड्यूल बनता है. तो इसके प्रूफ में let's go to other page for proof. So let's have the proof. आपको याद होगा सब मॉड्यूल की 3 कंडीशंस हैं. पहली कंडीशन तो ये है कि उसे नॉन एम्प्टी होना चाहिए. दूसरी कंडीशन ये है कि एडिशन के अंदर उसे क्लोज होना चाहिए. और तीसरी कंडीशन ये है कि उसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी क्लोज होना चाहिए. तो फॉर प्रूफ फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये नोट करते हैं कि ज़ीरो बिलोंग्स टू, वी नोट दैट ज़ीरो जो है ना वो Tm को बिलोंग करता है. इसकी रीज़न ये है कि बिकॉज अगर आप ज़ीरो को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाइड विद ज़ीरो, तो जवाब ज़ीरो आता है. और आप जानते हैं कि 1 ज़ीरो के बराबर नहीं है. हमें रिंग पर कंडीशन इम्पोज कर देनी चाहिए थी शुरू में. मैं यहाँ लिख देता हूँ
we are considering integral domain और जो कि सिर्फ ज़ीरो रिंग के बराबर नहीं है, इट इज़ मोर देन दैट, तो फिर वो कंडीशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगी। एनीवे, तो वी नोट दैट ज़ीरो belongs to Tm because 1 into 0 is equal to 0, therefore Tm is non-empty. So therefore Tm is non-empty. Secondly, हम इसके कोई दो एलिमेंट्स ले लेते हैं। लेट x1 x2 बिलोंग टू Tm or let any two elements x1 x2 or xy. So let xy belong to Tm. Then there exists AB belonging to the ring R such that कि A को अगर आप x से मल्टीप्लाई करें तो जवाब ज़ीरो आ जाए, और B को अगर आप y से मल्टीप्लाई करें तो जवाब ज़ीरो आ जाए। और ये भी कंडीशन है कि A भी ज़ीरो नहीं है और B भी ज़ीरो नहीं है। ये डेफिनेशन थी टॉर्शन एलिमेंट की, B इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। एक्स वाई अगर टॉर्शन एलिमेंट्स हैं तो फिर ऐसा होना चाहिए। नाउ हमने प्रूव करना है कि एक्स और वाई का सम भी टॉर्शन एलिमेंट है। तो आप ये देखिए कि अगर हम एक्स और वाई को जमा करके ए और बी के प्रोडक्ट के साथ इसको लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ आ जाएगी ए बी मल्टीप्लाइड विद एक्स एंड देन प्लस ए बी मल्टीप्लाइड विद वाई। और आपके पास है ए एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो आप ए बी को आप बी ए लिख सकते हैं क्योंकि आपकी रिंग इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन में एडिशन मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होती है बिकॉज दैट इज़ अ कम्यूटेटिव रिंग। सो राइट ए बी एज बी ए इंटू एक्स एंड देन प्लस ए बी को वैसे रहने दीजिए, आपको बी वाई चाहिए, एंड ए बी मल्टीप्लाइड विद वाई। अब आप मॉड्यूल की वो जो कंडीशंस हैं उनमें से ये कंडीशन एक यूज़ कीजिए। दिस कैन बी रिटन एज बी मल्टीप्लाइड स्केलरली विद ए एक्स एंड देन प्लस ए मल्टीप्लाइड स्केलरली विद बी वाई, एंड दिस इज इक्वल टू ए एक्स चूँकि ज़ीरो है तो ये आ जाएगा बी इंटू ज़ीरो एंड देन प्लस बी वाई चूँकि ज़ीरो है तो ये आ जाएगा फिर ए इंटू ज़ीरो एंड दिस इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस ज़ीरो एंड दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, एंड देयरफॉर वी हैव एस्टैब्लिश्ड दैट ए product of AB multiplied with x plus y is equal to 0, where A और B का जो प्रोडक्ट है ये रिंग R को बिलोंग करता है और A और B का जो प्रोडक्ट है ये ज़ीरो के बराबर नहीं है। याद रखिए कि हमारी रिंग R जो है वो इंटीग्रल डोमेन है और इंटीग्रल डोमेन में नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ज़ीरो नहीं हो सकता। This is the reason we require integral domain for this particular concept. So AB is not equal to 0 and therefore x plus y belongs to Tm. Therefore Tm is closed under addition.
let me write here, because R is integral to me, because R is integral to me. प्रोडक्ट ज़ीरो इसलिए नहीं है कि आर जो है वो इंटीग्रल डोमेन है, इस वजह से। एनीवे, then number 3 we have to prove that Tm is closed under scalar multiplication. For this purpose, let A belong to R and X belong to Tm, and X belongs to Tm. अब देखिए, चूँकि X Tm को बिलोंग करता है, सिंस X belongs to Tm, therefore there exists an element, let's call that element, let's call it B belonging to R, जो कि ज़ीरो के बराबर ना हो, such that कि B को अगर हम X के साथ मल्टीप्लाई करें तो जवाब ज़ीरो आए, क्योंकि ये टॉर्शन एलिमेंट है। नो, अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए तो हमने एलिमेंट A लिया हुआ है। अब आप A को X के साथ मल्टीप्लाई करें, A को X के साथ मल्टीप्लाई करें और इस एलिमेंट को इसी एलिमेंट B के साथ इधर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये चीज़ आ जाएगी फिर BA(X), ये मॉड्यूल्स की, दिस वन ऑफ द कंडीशन ऑफ मॉड्यूल्स, तो इसे आप लिख सकते हैं BA(X). अब B और A चूँकि रिंग के एलिमेंट्स हैं और रिंग आपकी इंटीग्रल डोमेन है, कम्यूटेटिव है, देखो BA को आप चाहें तो AB लिख सकते हैं, AB(X), और इसे अब आप फिर दोबारा वही कंडीशन मॉड्यूल की, तो इसे आप लिख सकते हैं AB(X), लेकिन BX तो ज़ीरो है, सो दिस विल बी इक्वल टू A मल्टीप्लाइड विद ज़ीरो, BX इज इक्वल टू ज़ीरो। अब A को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो अब देखिए, हमने प्रूव कर दिया है कि AX को हम अगर B से मल्टीप्लाई करें तो जवाब ज़ीरो आता है, और B का नॉन ज़ीरो होना हम शुरू से जानते हैं, तो AX को हम B से मल्टीप्लाई करें तो जवाब ज़ीरो आता है, और B नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, देयरफॉर AX इज़ अ टॉर्शन एलिमेंट। तो देयरफॉर AX is a torsion element, AX belongs to Tm। तो देखिए, हमने प्रूव कर दिया कि Tm is closed under scalar multiplication as well, तो therefore Tm is closed under scalar multiplication। Under scalar multiplication as well। तो Tm is non-empty, Tm is closed under addition, Tm is closed under scalar multiplication, hence Tm is submodule of M। is submodule of M, तो ये बात हमने प्रूव कर दी। Having done that, let's come to another proposition।
So let's have a very simple proposition. ये मैं रिकॉल कर दूं कि कोई मॉड्यूल जो है वो टॉर्शन फ्री कहलाता है अगर उसके अंदर कोई टॉर्शन एलिमेंट ना हो, मतलब कोई ऐसा नॉन ज़ीरो एलिमेंट ना हो जिसको रिंग के किसी नॉन ज़ीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके जो आप ज़ीरो आ जाता हो बाहर। तो टॉर्शन फ्री मॉड्यूल वो होता है जिसका ज़ीरो के अलावा कोई टॉर्शन एलिमेंट ना हो। सॉरी लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। सिर्फ एक ही टॉर्शन एलिमेंट हो और वो सिर्फ ज़ीरो हो। तो ज़ीरो के अलावा कोई टॉर्शन एलिमेंट ना हो तो दैट इज़ टॉर्शन फ्री। तो लेट आर बी एन इंटीग्रल डोमेन और इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन आप जानते हैं, रिंग विद आइडेंटिटी, commutative ring with identity with no zero divisors. So let R be an integral domain and let M be a left R module. Be a left R module. Then हमने अभी प्रूव किया है कि टी एम जो है वो एम का सब मॉड्यूल होगा। तो फिर हम एम को टी एम के साथ फैक्टर कर सकते हैं। एम को टी एम के साथ किसी भी मॉड्यूल को उसके सब मॉड्यूल के साथ हम फैक्टर किया करते हैं। तो देन एम फैक्टर टी एम इज़ टॉर्शन फ्री, यानी कि इसमें कोई टॉर्शन एलिमेंट नहीं होगा स्वाय ज़ीरो के, इज़ टॉर्शन फ्री। तो इसमें सिर्फ एक ही टॉर्शन एलिमेंट होगा एम फैक्टर टी एम में, ज़ीरो। टॉर्शन फ्री हम उसको कहते हैं जिसका सिर्फ एक ही टॉर्शन एलिमेंट हो, ज़ीरो सिर्फ। सो लेट्स प्रूव दैट। फॉर इट्स प्रूफ हमारा कंट्राडिक्टरी होगा। तो वी हैव टू प्रूव दैट एम फैक्टर टी एम इज टॉर्शन फ्री। ऑन कॉन्ट्रेरी सपोज दैट m factor Tm is not torsion free, तो अगर ये टॉर्शन फ्री नहीं है तो फिर इसके अंदर हमें एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऐसा मिलना चाहिए जो रिंग के किसी नॉन ज़ीरो एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होकर जो आप ज़ीरो दे। तो देन देयर एग्जिस्ट, अब इसका एक एलिमेंट लेते हैं, इसके एलिमेंट्स आप जानते हैं लेफ़्ट कोसेट्स होंगे टी एम के। तो देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स प्लस टी एम belonging to m factor Tm। तो यहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि x जो है ना वो m का एलिमेंट है। तो देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x प्लस टी एम बिलोंगिंग टू m फैक्टर Tm सच दैट, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए इस फैक्टर मॉड्यूल का जो कि नॉन ज़ीरो है, सच दैट x प्लस टी एम इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। याद रखिए ज़ीरो जो है ना एम फैक्टर टी एम का वो टी एम है। फैक्टर मॉड्यूल में या फैक्टर स्ट्रक्चर्स में जिससे आप फैक्टर कर रहे होते हैं वही ज़ीरो होता है या वही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो देन देयर इज़ दिस एलिमेंट एक्स प्लस टी एम विच इज़ नॉट इक्वल टू टी एम विच इज़ नॉट ज़ीरो सच दैट दिस, एंड देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू आर जो कि ज़ीरो के बराबर ना हो और इस एलिमेंट ए को हम x प्लस टी एम से मल्टीप्लाई करें, स्केलरली मल्टीप्लाई करें, तो जवाब जो है वो ज़ीरो आ जाए।
तो ज़ीरो का मतलब है आज जो आप टी एम आ जाए। अब देखो बात को ज़रा दोबारा देख लीजिए कि हमने जो ऑन कंट्रेरी सपोज किया है कि एम फैक्टर टी एम जो है वो टॉर्शन फ्री नहीं है, तो एम फैक्टर टी एम में आपको एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट मिलना चाहिए जो टॉर्शन एलिमेंट हो, यानी कि रिंग के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा जो आप ज़ीरो आ जाए, टी एम इज़ ज़ीरो। एंड देयरफॉर अब मॉड्यूल की स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं, तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस टी एम इज़ इक्वल टू टी एम। और फिर वही एक काफ़ी यूज़ होने वाला रिज़ल्ट है कि जब आप किसी एलिमेंट के साथ किसी सब स्ट्रक्चर का लेफ़्ट कोसेट लेते हैं, सब ग्रुप ही कह लीजिए, और वो लेफ़्ट कोसेट उसी सब ग्रुप के बराबर आ जाता है, पर्टिकुलरली दिस इज सब ग्रुप, याद रखिए वही सब ग्रुप आ जाता है, तो फिर वो एलिमेंट जो है ना उस सब ग्रुप को बिलोंग कर रहा होता है। तो चूँकि इसका टी एम के साथ लेफ़्ट कोसेट टी एम ही आ रहा है, तो देयरफॉर ए एक्स बिलोंग्स टू टी एम। अब देखिए ए एक्स अगर टी एम को बिलोंग करता है तो इसके माने ये होंगे कि ए एक्स जो है वो टॉर्शन एलिमेंट है, तो देयरफॉर हमें एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए देयर एग्जिस्ट बी बिलोंगिंग टू आर जो कि ज़ीरो के बराबर ना हो, एंड उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें ए एक्स के साथ, तो जो आप ज़ीरो आ जाए, क्योंकि ये टी एम को बिलोंग करता है टॉर्शन एलिमेंट, तो फिर ऐसा होना चाहिए। एंड देयरफॉर अब आप मॉड्यूल की कंडीशन इस्तेमाल कीजिए, तो ये आ जाएगा बी ए मल्टीप्लाइड विद एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, वेयर ये ज़रा नोट कीजिए कि आपके पास चूँकि बी भी ज़ीरो नहीं है और ए भी ज़ीरो नहीं है, तो ये जो बी और ए को मल्टीप्लाई करके चीज़ मिल आपको जो एलिमेंट मिल रहा है ना बी ए, वो भी ज़ीरो नहीं है। दोबारा लिख देता हूँ, बिकॉज आर इज़ इंटीग्रल डोमेन, बिकॉज आर इज़ इंटीग्रल डोमेन, इसमें ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है, तो दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके जो आप ज़ीरो नहीं आ सकता, बिकॉज आर इज़ इंटीग्रल डोमेन। तो आप देखिए कि x को नॉन ज़ीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके जो आप ज़ीरो आ रहा है, तो इसके माने फिर ये होंगे कि x जो है वो टॉर्शन एलिमेंट है। तो हम अगले पेज पे चले चलते हैं। तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू टी एम, यानी कि x जो है वो टॉर्शन एलिमेंट है, एंड देयरफॉर अगर x टी एम को बिलोंग करता है और x का अगर आप टी एम के साथ लेफ़्ट कोसेट लेते हैं, तो इसका जवाब है टी एम आना चाहिए। लेकिन ये तो कंट्रडिक्शन है, हमने कहा था x प्लस टी एम जो है ना वो टी एम के बराबर नहीं है। लेट मी कॉल इट वन, विच इज़ कंट्रडिक्शन। बिकॉज हमने शुरू में ये बात अनाउंस कर रखी है कि x प्लस टी एम जो है ये टी एम के बराबर नहीं है। तो देयरफॉर हमारी सपोजिशन जो है वो रॉन्ग है। हमने ये कहा था कि सपोज दैट m फैक्टर टी एम इज़ नॉट टॉर्शन फ्री, तो देयरफॉर m फैक्टर टी एम इज़ टॉर्शन फ्री। देयरफॉर m फैक्टर टी एम इज़ टॉर्शन फ्री। तो अगर हम किसी मॉड्यूल को
उसके टॉर्शन एलिमेंट्स वाले सब मॉड्यूल से फैक्टर करें तो रिजल्टिंग फैक्टर मॉड्यूल जो है वो टॉर्शन फ्री होगा। दिस इज व्हाट वी हैव प्रूव्ड। आपने ग्रुप्स में भी और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स में ऐसा होता है कि हम डायरेक्ट प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं और बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट होता है। इसमें ऑपरेशन जो है ना वो पॉइंट वाइज होते हैं। सो लेट्स डिस्कस डायरेक्ट प्रोडक्ट। सो डायरेक्ट प्रोडक्ट of modules, remember that direct product. So let R be a ring with identity, and let's take two modules. So let R be a ring with identity. हम लेफ्ट मॉड्यूल्स लेंगे। हर रिजल्ट राइट के लिए भी ठीक होता है। तो लेट R be a ring with identity and M1 and M2 be left R modules. तो ये कोई दो लेफ्ट आर मॉड्यूल्स ले लीजिए। कंसीडर, बेसिकली आप जानते हैं कि ये जो लेफ्ट आर मॉड्यूल्स हैं तो ये सेट्स, तो कोई भी आपको दो सेट दे दिए जाएँ तो आप उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो आप M1 और M2 का कार्टेशियन प्रोडक्ट कंसीडर करें, M1 क्रॉस M2। तो ये आ जाएगा सेट ऑफ ऑर्डर पे, जिनमें से पहला एलिमेंट M1 का, दूसरा एलिमेंट जो है वो M2 का होगा। x1 x2 such that x1 belongs to M1 and x2 belongs to M2। ये जो M1 क्रॉस M2 है, this is also a module. So this is what our claim is. We claim that M1 cross M2 is also left R module. हम अपने इस क्लेम को जस्टिफाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रूफ। हम इन सब चीज़ों को ब्रीफली हम प्रूव कर लेते हैं। तो मॉड्यूल के लिए सबसे पहले तो हमें अबीलियन ग्रुप चाहिए होता है। तो हम इसके अबीलियन ग्रुप का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो अबीलियन ग्रुप, अबीलियन ग्रुप स्ट्रक्चर जो है वो हम पहले स्टडी कर लेते हैं। उसके लिए हम इसके कोई दो एलिमेंट्स ले लेते हैं और उन पर एडिशन डिफाइन करते हैं। फॉर कोई भी दो एलिमेंट्स ले लीजिए, एक हम ले लेते हैं x1 x2। x1 जो है हमेशा M1 का एलिमेंट होगा और x2 में 2 शो करता है, ये M2 का एलिमेंट होगा। तो फॉर x1 x2 और y1 y2 बिलोंगिंग टू M1 क्रॉस M2 वी डिफाइन। अब देखिए हम एडिशन डिफाइन करेंगे और ये आप जानते हैं एडिशन बड़ी सिंपल सी है, जिसे आप कंपोनेंट वाइज कहते हैं। तो वी डिफाइन एडिशन, मैं लिख देता हूँ इस फ्रेज को, एडिशन कंपोनेंट वाइज, दैट इज, इसके माने ये हैं
कि आपने x1 x2 को y1 y2 में ऐड करना है, तो आप यूँ करेंगे कि x1 को y1 के साथ जमा कर देंगे, क्योंकि ये m1 के एलिमेंट्स हैं, और वो तो आप x1 को y1 में जमा कर देंगे और x2 को y2 में जमा कर देंगे। तो x1 प्लस y1 और x2 प्लस 1 हम कंपोनेंट वाइज हम इनको जमा कर देंगे। सो दिस इज आवर डेफिनेशन ऑफ एडिशन। वी ऐड द एलिमेंट्स component wise. So having said that, we have to prove that this addition is associative. So this is our first structure, the way we define addition. Second, for associativity, आप कोई तीन एलिमेंट्स ले लीजिए कि लेट x1 x2 y1 y2 और z1 z2 जो हैं वो बिलोंग करते हैं m1 क्रॉस m2 को। देन अब ये देखिए कि हम x1 x2 ये जो ऑर्डर पेयर है इसे और y1 y2 ऑर्डर पेयर जो है इसे और z1 z2 ऑर्डर पेयर जो है इसे हम पहले इन दोनों को जमा कर लें और इसके साथ फिर हम इसे जमा करें, या हम पहले x1 x2 और y1 y2 को जमा कर लें और इसके साथ फिर हम z1 z2 को जमा करें। तो आप वर्कआउट करके देख लीजिए कि ये दोनों रिज़ल्ट आपस में बराबर होंगे। इसकी रीज़न ये है कि एडिशन जो है वो m1 और m2 में चूँकि एसोसिएटिव है, देयरफॉर दिस विल वर्क very easily. So for these three elements this holds because addition is associative in m1 एंड m2, जो दोनों मॉड्यूल्स में एसोसिएटिव है तो वही एसोसिएटिविटी यहाँ पर इनहेरिट हो जाएगी। एंड देन नंबर 3 वी हैव टू टॉक अबाउट आइडेंटिटी एलिमेंट। तो वी नोट दैट ये जो ज़ीरो ऑफ m1 और ये ज़ीरो ऑफ m2, ये जो ऑर्डर पेयर है m1 क्रॉस m2 का, दिस इज ज़ीरो इन is additive identity in m1 क्रॉस m2। मैं इसकी रीज़न भी लिख देता हूँ, बिकॉज फॉर एनी x1 x2 belonging to m1 क्रॉस m2, अगर हम x1 x2 में कंपोनेंट वाइज हम इसे ज़ीरो ऑफ m1 और ज़ीरो ऑफ m2 को जमा करें तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा x1 प्लस ज़ीरो ऑफ m1
और ये आ जाएगा x2 प्लस ज़ीरो ऑफ m1 m2 को हम ज़ीरो ही लिख दिया करते हैं, यहाँ सिर्फ मैं डिस्टिंक्शन के लिए ऐसा लिख रहा हूँ। और ये आप देख रहे हैं कि x1 में जब ज़ीरो जमा करेंगे तो x1 ही आएगा, उसमें ज़ीरो ये x2 ही आएगा, तो इसमें आप ये जमा करें यही आएगा। सिमिलरली अगर आप ज़ीरो ऑफ m1 और ज़ीरो ऑफ m2 को x1 x2 के साथ लेफ़्ट हैंड साइड जमा करें तो भी जवाब x1 x2 ही आएगा। एंड देयरफॉर x1 x2 में आप ज़ीरो ऑफ m1 ज़ीरो ऑफ m2 इस ऑर्डर पे को राइट साइड से जमा करें या लेफ़्ट साइड से। दोनों सूत्र में जवाब बराबर आएंगे और वो जवाब जो है वो x1 x2 ही होगा। So we have additive identity as well. And then number 4 for inverses. Let x1 x2 belongs to m1 cross m2, then there exists minus x1 minus x2 belonging to m1 cross m2 such that कि अगर आप x1 x2 को माइनस x2 के साथ जमा करें या -x1 -x2 को x1 x2 के साथ जमा करें तो दोनों सूरतों में जवाब आपके पास ये x1 -x1 ये आ जाएगा ज़ीरो ऑफ m1 और x2 -x2 ये आ जाएगा ज़ीरो ऑफ m2। एंड देयरफॉर -x1 -x2 is additive identity. So this is additive identity in m1 क्रॉस m2, तो ये इसमें एडिटिव आइडेंटिटी होगी। So we can conclude that therefore m1 cross m2 is group under component wise addition. So this is group. Finally, कोई भी आप दो एलिमेंट्स ले लीजिए, एक x1 x2 और एक y1 y2 belonging to m1 cross m2, then अगर आप x1 x2 को y1 y2 में जमा करें या आप y1 y2 को x1 x2 में जमा करें तो ये दोनों रिजल्ट्स आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि एडिशन जो है वो m1 और m2 दोनों में कम्यूटेटिव है, बिकॉज एडिशन इज
commutative in both M1 and M2। तो हमने फिर ये प्रूव कर दिया है कि therefore hence M1 cross M2 is a abelian group under component wise addition। कंपोनेंट वाइज एडिशन। तो देखिए पहली कंडीशन तो यही थी कि हमें M1 क्रॉस M2 को अबीलियन ग्रुप प्रूव करना था। वी हैव डन दैट। सेकेंडली वी कम टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एक्सटर्नल लॉ ऑफ कंपोजिशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एक्सटर्नल लॉ ऑफ कंपोजिशन। तो वो भी हम कंपोनेंट वाइज ही डिफाइन करेंगे एंड यू कैन वेरी इजीली गेस दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो लेट A be an element of the ring with identity and x1 x2 be this order pair be an element of M1 cross M2। then we define अब देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम यूँ डिफाइन करेंगे। बड़ा सिंपल सा काम है कि आपने x1 x2 के साथ आपने a को स्केलरली मल्टीप्लाई करना है। तो ये मल्टीप्लिकेशन यूँ होगी a multiplied with x1 and then a multiplied with x2। बस ये वाला जो ऑर्डर पेयर है ये होगा x1 x2 को a के साथ स्केलरली मल्टीप्लाई करके। और आप देख सकते हैं कि ये एलिमेंट बिलोंग करता है, ऑर्डर पेयर बिलोंग करता है M1 क्रॉस M2 को। सो दिस इज द वे वी डिफाइन scalar multiplication and we can easily verify that अभी बड़ी आसानी से हम ये चीज़ वेरीफाई कर सकते हैं। नंबर 1 तो मॉड्यूल की जो कंडीशन है मैं वो लिखने लगा हूँ कि अगर रिंग के कोई दो एलिमेंट्स A और B आपस में जमा कर दिए जाएं और इस सम के साथ आप M1 क्रॉस M2 के इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें जैसे हमने ऊपर डिफाइन किया है, तो इसका रिज़ल्ट यही होगा जो कि A को x1 x2 के साथ मल्टीप्लाई करके और B को x1 x2 के साथ मल्टीप्लाई करके इनको आपस में जमा करने से आता है। सो यू कैन वेरी इजीली वेरीफाई दैट। सेकेंडली अगर हमें रिंग का एलिमेंट A दे दिया जाए और M1 क्रॉस M2 के दो एलिमेंट्स दे दिए जाएं, एक x1 x2 और एक y1 y2, और हम इन दोनों को आपस में जमा कर लें और जमा करने के बाद A से मल्टीप्लाई करें, तो ये जवाब यही होगा जो कि A को x1 x2 के साथ मल्टीप्लाई करके और A को y1 y2 के साथ मल्टीप्लाई करके इन दोनों को जमा करने से हासिल होता है। और तीसरे नंबर पर अगर आप B को x1 x2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और मल्टीप्लाई करने के बाद इस रिज़ल्ट को A से मल्टीप्लाई करें, A जो है वो रिंग A B रिंग के एलिमेंट्स हैं, या आप A और B को आपस में मल्टीप्लाई कर लें और मल्टीप्लाई करने के बाद इसे आप x1 x2 से मल्टीप्लाई करें तो जो आप आपस में बराबर होंगे। और नंबर 4 अगर आप रिंग के आइडेंटिटी एलिमेंट को
x से मल्टीप्लाई x1 x2 से मल्टीप्लाई करें तो ये जवाब x1 x2 ही आएगा। एंड दिस इज फॉर ऑल a b belonging to the ring and x1 x2 y1 y2 belonging to the cross product m1 cross m2, and therefore m1 cross m2 is left or module. This particular left or module is called direct product of m1 and m2. This is called direct product of m1 and m2, direct product. So our topic was direct product of modules.